नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आज की क्लास में हम लोग संधि प्रकरण के अंतर्गत यड़ संधि और अयादी संधि को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत ही दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को पढ़े। आइए आज के क्लास में हम लोग यड़ संधि और अयादी संधि को पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कि इसके पिछले क्लास में मैंने गुण संधि और वृद्धि संधि को एक तुलनात्मक रूप से पढ़ाया था। चूँकि इन दोनों को पढ़ना है तो तुलनात्मक रूप से पढ़िए तो ज़्यादातर समझ में आ जाएगा, चूँकि ये दोनों एक पेयर में होते हैं, जुड़वा है। उसी प्रकार से यड़ संधि और अयादी संधि को भी हम लोग तुलनात्मक रूप से ही पढ़ेंगे, तो ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं यड़ संधि और अयादी संधि। तो यड़ संधि और अयादी संधि को बताने से पहले मैं एक बार जरा सा गुण संधि और वृद्धि संधि के नियमों पर जाना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि गुण संधि में देखा जाए तो गुण संधि में ये बताया गया था कि यदि अ और आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, चलिए दोनों में लिख देता हूँ, ई उ री और री, यानी कि अ और आ के बाद ई या उ या री आता है, तो क्या होता है कि ई की जगह पर ए हो जाता है, उ के स्थान पर ओ हो जाता है और री के स्थान पर अर हो जाता है। ये मैंने बताया था। अब क्या होगा, ठीक इसका थोड़ा सा विपरीत ले लेंगे तो ये यड़ संधि में आ जाएगा। कैसे? यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और री पहले आए और इसके बाद में कोई भी असमान स्वर आए, तब वहाँ पर क्या होगा, यड़ संधि होगा। ये बात समझ आ रहा है? देखिए, कुछ है नहीं इसमें, नियम के तहत देखा जाए तो गुण संधि में अ आ के बाद यदि ह्रस्व दीर्घ में से ई उ री आता है तो वहाँ पर ई की जगह ए, उ की जगह ओ और री की जगह अर हो जाता था। ठीक, अब वही चीज़ क्या होगा यड़ संधि में कि अब क्या होगा कि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री पहले आ जाए और बाद में कोई भी असमान स्वर आए। असमान को तो समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ई उ री नहीं आना चाहिए, कोई भी असमान स्वर आएगा। यदि ई उ री आ जाएगा तब तो वहाँ पे यड़ संधि नहीं हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, है ना। जब ई और ई दोनों मिल जाएगा, वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जब ई और ई दोनों मिल जाएंगे तब तो वो दीर्घ ई बन जाएगा, है ना। जैसे हमने कहा कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर, जैसे ए आ जाए, ठीक है, या ओ आ जाए, ठीक, या आई आ जाए या औ आ जाए, ये सब आने चाहिए। यदि ई के बाद यदि ई ही आ गया तब तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा, तब तो यहाँ पे दीर्घ संधि बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि यड़ संधि में ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, यड़ संधि होगा। ये बात यहाँ तक समझ में आया? देखिए, यही जो नियम है, जो कंसेप्ट पहले यहीं पे समझ लेना है, ठीक ना। क्योंकि आजकल संधि की एक नई प्रवृत्ति चल चुकी है प्रश्न पूछने का, वो नियम ही पूछ देता है। यदि अ आ के बाद ई उ री आता है तो उनमें से कौन सी संधि होगी, ये पूछ देगा।
तब तो समस्या हो जाएगी। तब तो हमें नियम को जानना भी जरूरी है। नियम नहीं जानेंगे तो संधि बनाएंगे कैसे? अब देखिए, अब यहाँ पर हम वृद्धि संधि पर आते हैं। यदि वृद्धि में देखा जाए, वृद्धि संधि में देखा जाए तो वृद्धि संधि का क्या नियम था कि अ और आ के बाद, है ना, अ या आ के बाद यदि ए ओ आई औ, है ना, ए ओ आई औ आता था तो ओ की जगह, ओ और औ की जगह क्या होता था? औ। और ए और आई की जगह क्या होता था? आय हो जाता था, है ना। ये नियम था। अब इसी का अयादी संधि बनेगा तो कैसे बन जाएगा कि ए ओ आई औ ये पहले आएंगे और बाद में कोई भी स्वर आएगा, बाद में कोई भी स्वर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि हमको दीर्घ संधि अकेले पढ़ना है और गुण संधि और वृद्धि संधि को एक साथ पढ़ना है, और यड़ संधि और अयादी संधि को भी क्या करना है? एक साथ पढ़ना है ना। ठीक है, जब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तब ये बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए क्या है कि ये पहले आ गए और अब उसके बाद कोई भी स्वर आ गया। अब इसमें क्या है कि ये पहले आ गए, ई उ री पहले आ गए, और इसके बाद जो स्वर आएंगे कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन वो असमान स्वर होना चाहिए, ई उ री नहीं होना चाहिए। यदि ई उ री आ गया तब तो वहाँ पर वो दीर्घ ही बन जाएगा, फिर वहाँ पर यड़ नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए इसका ये नियम था, है ना। आइए अब इसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर यड़ संधि है। यड़ संधि का सूत्र है, संधि का जो विधायक सूत्र है, यड़ संधि का विधायक सूत्र क्या है? इको यड़ची। क्या है? नहीं, इको यड़ची। क्या है? नहीं, इको यड़ची। हम मैं कैसे बोल रहा हूँ? इको यड़ची। देखो फिर सुना, इको यड़ची, इको यड़ची, इको यड़ची, इको यड़ची। यदि जो हम इको यड़ची बोल रहे हैं तो यड़ची बोल देंगे तो यहाँ पर दीर्घ ई हो जाएगा, ठीक ना। इको यड़ची। अब ह्रस्व ई में क्या होता है कि इसको थोड़ा सा खींच लिया जाता है ना। इको यड़ची। ऐसा लगेगा कि च के बाद जो ई की मात्रा आ रही है वो खुल के नहीं आएगी, तब समझिए कि वहाँ पे ह्रस्व ई का उच्चारण हो रहा है। तो इको यड़ची, है ना, ये होगा। तो इसका जो संधि विधायक सूत्र है यड़ संधि का, उसका जो नाम है वो है इको यड़ची। क्या नाम है? हाँ, इको यड़ची। तुम भी बताओ, तुम बोलो इको यड़ची बोलो। बोलने में देखो शर्माओ नहीं, बोलने कोई पैसा तो लगता नहीं है, एनर्जी जाता नहीं है, जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा जो है कि एनर्जी भी मिलता रहेगा। अब बैठे रहेंगे इससे चुपचाप तो नहीं होगा। बोलो इको यड़ची, बोलो। हाँ बोलो जी। अरे तुम लोग बीएड वेड करके मान लो कहीं मास्टराइन बन गई तो क्या करोगी तुम लोग? ऐसा पढ़ाओगी बच्चों को? बोलो बोलो इको यड़ची बोलो। ठीक, इको यड़ची। अब देखिए जब आप प्रत्याहार देखेंगे, प्रत्याहार की बात करें तो एक होता है इक प्रत्याहार, एक होता है यड़ प्रत्याहार। समझिए ध्यान से, अभी ये तो हम बताए ही नहीं है, प्रत्याहार में सूत्र तो बताए हैं नहीं, ठीक ना। तो कोई बात नहीं है, फिर कभी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अब देखिए इक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? अयुड़ ऋक, अ के बाद ई उ री और री, ये वर्ड आते हैं इक प्रत्याहार में। अब यानी कि इक प्रत्याहार का यड़ प्रत्याहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? यड़ संधि कहलाता है। तो यहाँ पर यड़ प्रत्याहार में य होता है, य व र और ल।
क्या होता है, य व र। इस पर देखिए हलंत रहेगा, मैं जहाँ पे हलंत नहीं दे रहा हूँ व्यंजन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ हलंत नहीं रहेगा, वहाँ पे हलंत रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हलंत के साथ। तो ई का किस में परिवर्तन होगा, य में। ऊ का किस में होगा, व में। री का किस में होगा, र में। और री का किस में हो जाएगा, ल में। तो ये देखिए इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं वो यण प्रत्याहार के वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं यण संधि। क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं ना। य व र। ई का किस में परिवर्तन होगा, ई का य में। ऊ का व में। री का र और री का ल, ठीक है। और महेश्वर सूत्र एक बार हम बताए ही थे, ठीक है। और उसको कहीं देख लेना, हालांकि कल परीक्षा भी है बीएड का, है ना। तो बीएड परीक्षा के बाद तब उसको देख लेना, ठीक है। क्या, नहीं वो नहीं आएगा बीएड के एग्जाम में। ये महेश्वर सूत्र प्रत्याहार नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन हिंदी देगा। हिंदी में जो है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, अलंकार, समास, संधि और वर्तनी शुद्ध, पर्यायवाची, विलोम और वाक्य शुद्ध और एक गद्यांश देगा। इतने टॉपिक में से आपका जो है कि 60 क्वेश्चन बनेगा। यदि उस 60 में 40 कर लेते हैं तो समझिए कि आपने बहुत बढ़िया कर लिया। नहीं, हिंदी में कहाँ 100 क्वेश्चन देता है, क्यों जी? नहीं, 60 क्वेश्चन ही आता है उसमें, ठीक है। तो ये देखिए इसका नियम है। अब इसके नियम को और विस्तृत रूप से लिख दिया जाए तो देखिए क्या होगा कि अभी इसके पहले हमने बताया था कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण होते हैं वो यण प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो है कि यण संधि बनती है। अब इसके अलावा एक नियम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि देखिए यदि ह्रस्व हो या क्या हो, दीर्घ हो। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ई, उ, री, री के बाद कोई भी, ये तुम लोग लिखो नियम, ई, उ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए। कौन सा स्वर आए, असमान स्वर आए, तब आए तो वहाँ पर ई के स्थान पर देखिए यहाँ पे आदेश होता है, ठीक ना। ई के स्थान पर, उ के स्थान पर और री के स्थान पर फिर उसके बाद री के स्थान पर, है ना। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, और री के स्थान पर र, और री के स्थान पर ल हो जाता है, ठीक ना। इसके आगे लिख लीजिएगा, हो जाता है। तो ये नियम था। क्या था ये नियम, यण संधि का नियम है। इको यणची इसका सूत्र है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होंगे वो यण प्रत्याहार के वर्णों में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि, अब दूसरा नियम है, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वहाँ क्रमशः ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर क्या हो जाता है, ल हो जाता है, ठीक है ना। ये बात समझ आया। अब यहाँ पर भी देखिए ये नियम बन जाएगा आपका।
कि यदि ए ओ ऐ औ के बाद, है ना। अच्छा ठीक है, पहले हम यड़ संधि को ही देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसका, ठीक है ना। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अधि अयन, अधिधन अयन हो गया। तो देखिए यहाँ पर अधि के ध में कौन सा स्वर लगा हुआ है, इधर ध्यान दीजिए। अधि के ध में कौन सा स्वर है, ह्रस्व ई है या मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर अ में तो अ है ही। अब देखिए नियम के तहत कि यदि अ ई उ री री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, देखिए असमान स्वर है ये, असमान स्वर है ना ये, ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य। तो इसी जगह क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। तो ई के स्थान पर क्या हो रहा है, य हो रहा है। तो य हलंत में हो गया। तो अब ये देखिए आपका पूरा ये अधि हो जाएगा, ठीक है। अब ये अर्धवर्ण हो गया, ठीक। यहाँ पर आपका अ है ही और ये यन हो गया, ठीक। तो अब ये जो अ है और ये, अब देखिए इस अधि नहीं, यहाँ पे ध रहेगा, केवल ध रहेगा न, केवल ध रहेगा, ठीक। ये अर्ध रहेगा, ध में क्या रहेगा, अर्ध रहेगा। तो अब ये वाला जो है कि इससे जुड़ जाएगा, अध्ययन। ये क्या हो गया, अध्ययन। यहाँ पे विच्छेद में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट में देख ले रहा हूँ। तो यहाँ ई की जगह य हो गया, ठीक, ध्य। फिर यहाँ पर ये आपका ये अर्ध रूप में यहाँ पे ये हलंत के साथ रहेगा, ठीक है। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवर्ण। ये तो हो ही गया। अब देखिए यदि आपको आधा लिखना है तो इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये अर्धवर्ण हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये अर्धवर्ण हो ही गया, तो ये आधा आ गया यहाँ पे वर्ण। फिर य पूरा है, फिर उसके बाद क्या आ गया, ये इस अ के इस य में अ जुड़ा हुआ, तो ये हो गया आपका अध्ययन, ठीक है ना। इस प्रकार से बन गया अध्ययन हो गया, ठीक। बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। इसको छोड़िए, अ को छोड़ दीजिए, इसको आप पूरा उतार दीजिए, ऐसे समझ में आएगा आप, ठीक ना। ये ऐसे हो गया, तो आधा ध फिर यह हो गया, ठीक ना, अध्ययन हो गया, ठीक। अब इसके बाद अभी एग्जाम्पल बहुत सारा बताएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए अयादि को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, अयादि संधि। अब ये जो अयादि संधि है, तो अयादि संधि का नाम अयादि क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कुछ न कुछ रीजन है, ठीक है। ये देखिए एचो अय वायाव, क्या लिखा है, एचो, ये जो यश जैसा लग रहा है ना, ये अ का ही एक रूप, जैसे मैंने पहले बताया था वर्णों के विचारों में कि जो अ होते हैं, है ना, यानी कि वे स्वर जो ह्रस्व हों, दीर्घ हों और प्लुत हों, वे तीनों, यदि कोई भी स्वर तीनों रूप में है तो वो 18 प्रकार में होंगे। यदि कोई भी स्वर अ हो, ठीक है, जैसे अ है तो अ का दीर्घ भी होता है, ह्रस्व भी होता है, प्लुत भी होता है, तो ये 18 प्रकार में होंगे। ऐसे वर्ण जिनका केवल ह्रस्व ही हो, उनका दीर्घ न हो, तो वो 12 प्रकार में होंगे। ऐसे ह्रस्व जिनका केवल दीर्घ हो, है ना, केवल दीर्घ हो, ह्रस्व न हो, तो वो भी 12 प्रकार के होंगे। लेकिन सभी स्वरों के प्लुत होते हैं, सभी स्वरों में क्या होते हैं, वो प्लुत तो होते ही हैं। जैसे अ ई उ री हो गया ना, और ए आई ओ औ हो गया, तो इनमें जो है कि प्लुत सबका होगा, लेकिन इनमें से किसी का ह्रस्व होता है तो किसी का ह्रस्व नहीं होता है, किसी का दीर्घ होता है तो किसी का दीर्घ नहीं होता है। तो एच प्रत्याहार के, ये एच एक प्रकार का प्रत्याहार है ना। एच क्या है, प्रत्याहार है।
अच्छा, यहाँ तक मैं स्वरों तक का मैं आप लोग को बता ही देता हूँ कि देखिए पहला सूत्र है महस्वर सूत्र में स्वर तक का बताऊँगा, अच प्रत्याहार तक। कहाँ तक बताऊँगा मैं? अच प्रत्याहार। अच को ही स्वर कहते हैं। अच को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखिए अ, ई, उ, ड़, और अब ये जो लास्ट में जो रहेगा ये इत संज्ञक वर्ण होते हैं। यहाँ पे ये हलंत के साथ रहता है। अयूर हो गया। फिर दूसरा सूत्र है री, री, क, ऋक, फिर ए, फिर ओ, फिर अंग, एवं, फिर अयौच, ऐ, औ, च। देखिए इसमें 9 स्वर होंगे। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। ये दूसरा सूत्र हो गया, ये तीसरा सूत्र हो गया, ये चौथा सूत्र हो गया। कुल 14 सूत्र होते हैं ना। अब इसके बाद जितने भी स्टार्ट होंगे सब व्यंजन स्टार्ट होंगे। जो 5वां सूत्र होगा वो व्यंजन से स्टार्ट होगा, ठीक ना। अब देखिए जैसे अड़ कह दिया जाए, अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने आएंगे? 3 आ जाएंगे। अब अच कह दिया जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो इसमें 9 आ गए। फिर अक कह दिया जाए, अक प्रत्याहार, तो इसमें अ, ई, उ, री आ जाएगा। जैसे अक सवर्णे दीर्घ, ये किसका सूत्र है? अक सवर्णे दीर्घ। ये किसका सूत्र बताया गया था? ये दीर्घ संधि का बताया था ना। तो अक का मतलब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं वो अपने ही सवर्णी का दीर्घ बन जाते हैं। तो जैसे अक में देखिए अ, ई, उ, री यहीं आ रहे थे ना ये। अब इसी प्रकार से एच प्रत्याहार देख लीजिए, तो ए से लेकर के च तक, ए से लेकर के च तक, तो ए, ओ, ऐ, औ यही है ना। अभी मैंने इसी को इन्हीं को बताया था, ए, ओ, ऐ, औ, ठीक ना। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये, यानी कि एचो अय वयाव, एचो अय वयाव, एचो अय वयाव, ठीक है। ये इसका सूत्र है, किसका? अयादि का। तो अब इसको यदि लिखना हो तो लिख लेंगे ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका अयादि नाम पढ़ने के पीछे यही कारण था कि ये देखिए ये क्या है? अय है, अय है, ये अय हो गया, ठीक। और फिर यहाँ का इस य में भी अ छुपा है कि नहीं? य में अ छुपा है, तो इससे अ निकाल दीजिए, तो यहाँ पे व हो गया, ये व है, तो यहाँ पे पूरा व कर दीजिए, तो अय अव। अब फिर देखिए आ का मात्रा लगा यहाँ पर, आ का मात्रा है यहाँ पर य है, तो ये हो गया आपका, देखिए आ का मात्रा य, अब ये बन जाएगा एक ठो आय। क्या हो गया? आय, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए, अब फिर यहाँ आ का मात्रा है, फिर यहाँ किस कौन सा है वर्ण? वह है, तो ये क्या हो गया? आव। क्या हो गया? आव। तो ये हो गया अय अव आय आव, अय अव आय आव। ये देखिए अब किसकी बात हो रही थी? अव अय आव। तो ये अव अय आव, इन तीनों को लोगों ने या व्याकरण संस्कृत के व्याकरण शास्त्रियों ने आदि का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? आदि का। और इसके पहले क्या है? अय है। इसके पहले क्या है? अय है। तो ये जुड़ करके क्या हो गया? अ या दी। क्या हो गया? अयादि। तो नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है अयादि का, या किसी भी संधि का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका अयादि संधि, ठीक है। ये आपका हो गया अयादि संधि। तो नाम के पीछे भी कुछ न कुछ कारण था। अब देखिए इसी में आपका ये फार्मूला भी ये टूट करके निकला हुआ, अय अव आय आव, अय अव आय आव, अय अव आय आव। अब ये शब्दों के बीच में जहाँ पे अय अव आय आव आपको दिख जाए, समझिए कि वहीं पर अयादि संधि है। क्या है? कितना सरल है ना। एक नियम से चलिए इसको, तो देखिए कि अय अव आय आव यदि ये शब्दों के बीच में दिख जाए, जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे लिख दिया मैंने नयन। क्या हो गया? नयन। क्या हो गया? ये नयन। न में अ है, अय आ गया, अय आया। अब देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए, पावक। क्या हो गया? पावक। यहाँ पे आ है, ये अव आया, तो देखिए अय अव, अय आव, यहाँ पे लिखा है अय आव, अय आव दो मिला, ठीक है ना। तो नयन हो गया। अब जैसे पवन कर दीजिए। क्या करना है? पवन। पवन में देखिए प में अ है कि नहीं है, और यहाँ पर वह है, अव आया, तीन चीज मिला, अय आव अव। अब गायक कर दीजिए। क्या करना है? गायक।
गायक में देखिए ये ग पर आ का मात्रा है, आ आया, ये य आया, आया, तो कै ठो मिल गया, अब अय अव आय आव, अय अव आय आव, ये मिला। तो इस प्रकार का जो भी मिल जाएगा आपको, इस प्रकार का जो भी मिलेगा समझिए कि वो क्या है, अयादि संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये तो अभी हम परिचित कराए हैं कि अयादि संधि को कैसे पहचानेंगे और यड़ संधि को कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अब देखिए कि इसको मिटा दूं मैं, 2 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो भाई, हमें लगा कि 1 मिनट में तुम लिख लोगी, तुम तो इसका फोटो यह खींच ली। चलिए अब देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब नियम क्या है इसका। नियम ये है, अच्छा मैं ज़रा सा बार बार चला आता हूँ स्क्रीन पर से, इसलिए कि कैमरे की सेटिंग को देखना पड़ता है बार बार। अच्छा यहाँ पे लाइट आ रहा है, जहाँ पे लाइट आ रहा होगा देख करके हमको बता दीजिएगा कि यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो वहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका नियम क्या है, ठीक ना। अब नियम पर बात करते हैं कि नियम क्या है कि यदि ए ओ आई औ, ठीक है ना, ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए, न कोई भी स्वर आए, तब वहाँ पर क्रमशः एक के स्थान पर एक स्थान पर ओ के स्थान पर ओ के स्थान पर आई के स्थान पर और औ के स्थान पर। और औ के स्थान पर, तो देखिए ए के स्थान पर, औ के स्थान पर, आई के स्थान पर और औ के स्थान पर क्रमशः क्या आ जाएंगे, क्या क्या आएंगे। तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय औ आय और आओ। बात समझ में आया? हाँ, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, और ओ के स्थान पर आओ। नहीं, ये लिखा हुआ है देखो, यही चीज अय अव आय आओ न, और आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और औ के स्थान पर आओ, ठीक ना। अय अव आय आओ, समझ में आया बात? यदि आपको महस्व सूत्र और प्रत्याहार मालूम है तो ये बड़े आसानी से नियम बन जाएंगे। कैसे कैसे देखिए नियम बना, एक एक वर्डों को बिल्कुल तोड़ते हुए ये बन गया। और यहाँ पर एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं वो क्रमशः जो है कि कोई भी यदि स्वर आता है तो वो क्रमशः अपने ही स्थान पर परिवर्तित हो जाते हैं, अय में, औ में, आय में, आओ में। बात समझ में आया? यहाँ पे कहीं चमक रहा होगा, बताइए नहीं तुम लोग, लिखे नहीं है। अब देखिए इसका अगला नियम भी समझ सकते हैं कि अगला नियम क्या हो गया कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले
आने वाले वर्ण इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अपने ही इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अपने ही वर्णों के स्थान पर क्रमशः अय अव आय और आव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है? इतना ठीक है? इधर को मैं मिटा दूं यड़ वाले को। देखिए अब ये नियम लिख लिए हैं सभी लोग। ठीक है, तो मैं मिटाने जा रहा हूं। और हाँ, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, इको यड़च्ची किसका सूत्र है? बोलो। यड़ संधि का। अकः सवर्ण्य दीर्घ किसका सूत्र है? अकः सवर्ण्य दीर्घ किसका सूत्र है? दीर्घ संधि का। आद गुणा किसका सूत्र है? आद गुणा किसका सूत्र है? गुण संधि का। अवृद्धि रेचि किसका सूत्र है? वृद्धि का। ठीक, देखिए अब संधि से ही मालूम हो जाएगा सूत्र। जैसे दीर्घ संधि का सूत्र पूछ दिया जाए तो क्या होगा? अकः सवर्ण्य दीर्घ। दीर्घ आ रहा है कि नहीं? तो दीर्घ संधि। गुण में देखिए, गुण में भी गुण आ जाएगा। कौन सा सूत्र है उसका जरा बताना तो बताओ। गुण संधि का आद गुण। क्या है? आद गुण। आया ना गुण, पहचान हो जाएगा ये गुण संधि का है। यड़ संधि में वृद्धि संधि में क्या है? वृद्धि रेचि। क्या है? वृद्धि रेचि, यानी कि इसमें भी वृद्धि आ रहा है तो वृद्धि संधि। उसके बाद यड़ संधि में इको यड़ची। इको यड़ची, यड़ संधि आ रहा है, इको यड़ची। अब अयादि का क्या है? एचो अयवायाव। एचो अयवायाव है ना, तो इसमें भी अयवायाव आ रहा है, तो यानी कि क्या हो गया? ये अयादि हो गया। वहाँ मैंने तोड़ करके भी बताया था कि कैसे ये अयादि है ना। ठीक है, एचो यानी कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए आई ए ओ आई औ आते हैं। एच प्रत्याहार के अंतर्गत यही आते हैं ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। इनके स्थान पर क्रमशः आई हो जाएगा, औ हो जाएगा, आय हो जाएगा और आव हो जाएगा। फिर से बता दें इसको। हाँ, एचो अयवायाव। एचो अयवायाव। देखिए यहाँ पर ये जो अ है तो अ से अय हो गया। ठीक है, अ से अय हो गया। य में देखिए अब हलंत लग गया तो अ बाहर निकला। अ बाहर निकला तो इसका अ और इसका व। ठीक है, समझना ध्यान से। इसका अ और इसका व ये मिलकर क्या हो गए? अ हो गया। अब इस व से हलंत लग गया यहाँ पर तो इससे अ बाहर निकला। अ बाहर निकला तो यहाँ पर देखिए बड़ी मात्रा है अ की, तो आ हो जाएगा। तो आ फिर यह हो गया तो आय हो गया। फिर यह से हलंत लग गया यह पर, तो यह से अ निकला। ठीक है, यह से अ निकला तो आ की मात्रा हो गया। फिर वह लिखा है तो आव हो गया। बात समझ आया? एचो अयवायाव। एचो अयवायाव। ठीक है, ये हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं यड़ संधि के कुछ उदाहरणों पर। अब आइए हम लोग इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए, जैसे यदि धन अपि, ठीक ना, यदि धन अपि। अब देखिए पहले ई आया, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना। तो ई का किस में परिवर्तन हो जाएगा, य में। ऊ रहेगा तब ना व में परिवर्तन होगा जी। ई का किस में परिवर्तन होगा, य में। तो य जो है कि आपका हलंत के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर, या इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब इससे ई निकल गया तो ये हलंत के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है कि पी लिख दीजिए, ये अ छोड़ दीजिए, अ तो यहाँ पर आ गया, ठीक ना। इन दोनों को लेकर के आपका यह हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, पी आ गया। अब देखिए, अब ये यद्यपि हो गया, क्या हो गया ये, यद्यपि। अब यद्यपि को आप चाहे ऐसे लिख दीजिए इस तरीके से तो भी ये सही है, यद्यपि। अब चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक ना। इसमें आधा द और पूरा य छुपा हुआ है, विद्यालय वाले द में आधा द और पूरा य छुपा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यद्यपि। तो यद्यपि में कौन सी संधि है, यड़ संधि है, ठीक है। तो यद्यपि में यड़ संधि हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं, प्रतिधन उत्तर। प्रतिधन उत्तर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई है, ह्रस्व ई, और ये क्या है, ऊ है, ठीक है। तो ई की जगह क्या हो जाएगा, देखिए ई उ री के बाद, ई उ री के बाद, है ना, कोई भी जो कि असमान स्वर आता है तो ठीक, तब क्या हो जाएगा, ये प्रतिधन उत्तर से क्या हो जाएगा आपका, प्रत्युत्तर। क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसको आप तोड़िए ऐसे, प्र, फिर त, फिर आपका ई निकला, फिर आपका उत्तर हो गया, जैसे मान लेते हैं। तो ई की जगह क्या आ जाएगा, यह आ गया। और ये ऊ की मात्रा है तो यू हो जाएगा। यहाँ पर ऊ की मात्रा है ना, ये देखिए ना, ये ऊ वाला जो है ये इसमें आ जाएगा ना। ये ऊ देखिए, ऊ, ई और ऊ, इन दोनों को आप एक समझ लीजिए, ठीक ना। तो ऊ की मात्रा य पर आ गया। अब ये हो गया आपका हलंत, तब हलंत त के साथ है तो आधा त, फिर ये आ गया आपका प्रत्युत्तर हो जाएगा। ये भाई यही नियम था ना कि ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई की जगह य, ऊ की जगह व, री की जगह र, और री की जगह ल हो जाएगा। यही चीज ना। तो ये तो नियम के तहत है ना कि इसके बाद कोई असमान स्वर आ रहा है। अरे पागल, तो इसकी जगह आदेश होगा, इसकी जगह नहीं ना होगा। हमने कहा कि ई की जगह होगा, ऊ की जगह। जब यही ऊ इधर होता, यहाँ ऊ होता, तब वह बनता। बात समझाया। अभी आएगा एक आप उदाहरण देखते हैं, देखो। अरे तो लोग तक कखारा तो लोग के सिखावे पड़ जाला कभी कभी। देखो, मधु धन अरी, क्या लिखा है, मधु धन अरी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर किसकी मात्रा, ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर कोई असमान स्वर आया है, ठीक है ना। तो ये असमान स्वर ये नियम के तहत है, ठीक ना। यहाँ पे री हो जाएगा। तो अब देखिए ऊ की जगह क्या हो गया, वह हो जाएगा, ठीक ना। अब ये ध से ऊ निकला है तो आधा ध हो जाएगा, तो यानी कि हलंत ध हो गया, और ये म हो गया, और यहाँ पे री हो गया। इस अ को नहीं देखना, ये नियम के तहत है, ठीक ना। अब देखिए क्या बनेगा, ये मधवरी, यानी कि अब ये आधा वर्ड हो गया ना, ये आधा ध हो गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए मधवरी हो गया। अब बात समझ में आया, क्यों जी, अब समझ में आया कि यहाँ से हमको देखना है, ठीक ना। जैसे स्वागत लिखना है, क्या लिखना है, स्वागत, या स्वागत का विच्छेद, संधि विच्छेद करना है। तो देखिए कैसे होगा, सु धन आगत, ठीक। देखिए यहाँ पे स हो गया हलंत के साथ। अब ये इसका जो है कि ऊ हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया,
आगत में हो गया। ठीक, ऊ की जगह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, और ये हलंत है तो आधा स हो जाएगा, तो ये हो गया स्वागत। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये देखिए है। और कुछ उदाहरण बताएं? हाँ, तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं ये सब? कोई बात नहीं, वहां से लिख लेना। ठीक, और कोई उदाहरण बताएं? तो देखिए ई का हो गया, ऊ का हो गया ना, ई ऊ हो गए। अब री का देखते हैं। री का, किसका? ऋषि वाले री का। अब देखिए पितृधन आज्ञा, क्या लिखा है? पितृधन आज्ञा। अब इसमें किसकी मात्रा है? री की। अब जब री की मात्रा त से निकला तो किसके साथ होगा? हलंत के साथ होगा। ठीक, और यहाँ पे पी तो है ही, ठीक ना। अब ये आपका आज्ञा तो है ही यहाँ पर, ठीक ना। तो ये आधा तो है और यहाँ पे री है, तो ये आपका बन जाएगा पी और त्रा और ज्ञा। क्या बन गया? ये देखिए, ये यहाँ पर आ की मात्रा है तो ये इसमें जुड़ गया, तो पित्राज्ञा होगा। क्या हो गया? ये पित्राज्ञा। अब पूछ दिया जाए कि पित्राज्ञा में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि। ठीक, अब देखिए दूसरा, अब ली का उदाहरण लेते हैं, है ना। लीरी का उदाहरण ले लेते हैं, लीरी का। अब लीरी में जैसे हो गया ली धन आकृति, क्या हो जाएगा? ली धन आकृति हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ल हलंत के साथ होगा तो इससे क्या बाहर निकलेगा? री निकलेगा, और प्लस आकृति तो है ही। ठीक है, अब ये वाला जो अ है इसमें आके मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ला हो जाएगा। ये आ की मात्रा सीधा पूरा इसमें आएगा, ला कृति। ये क्या हो गया? ला कृति हो गया। ठीक है ना, तो री धन आकृति यानी कि लाकृति हो गया। ठीक, तो ये पूरे उदाहरण इसके हो गए। इसको मिटा दूं? अब इसके बाद देखिए एक चीज़ इसमें और मैं लिख दे रहा हूँ, एक चीज़ और, पहचानने का नियम। अभी 60 एक वीडियो में, अरे वो संधि को पहचानने का जो एक ट्रिक होता है, या जो 60 ट्रिक जिसको कहते हैं लोग, वो भी मैं एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। उसमें भी आप लोग समझ सकते हैं वहाँ से, क्योंकि अभी यहाँ पे नियमावली के तहत हम संधि बता रहे हैं, ताकि यदि कोई अपवाद जनित शब्द आ जाए तो उसमें आप लोग कन्फ्यूज होकर के गलती न करिए, इसलिए हमने इसको नियमावली के तहत बता दिया। अब इसके बाद देखिए, इसको पहचानने का भी एक मैं नियम बता दे रहा हूं कि यड़ संधि में पहचानने का नियम है। देखिए कि यदि जहां से विच्छेद हो रहा है, ठीक, जहां से विच्छेद हो रहा है, यदि वहां पर आधा कोई वर्ण हो, कोई आधा वर्ण यानी कि अर्ध वर्ण हो, और उसके बाद य व र हो, क्या हो? य व र हो, तो समझिए वो क्या है? यड़ संधि। ठीक है ना। जैसे आप इत्यादि को ले लीजिए, इत्यादि को ले लीजिए, किसको लेना है? इत्यादि। तो हमने कहा कि जहाँ से विच्छेद हो रहा हो, यदि वहाँ पर कोई अर्धवर्ण हो और उसके बाद य हो, व हो, र हो, य हो, व हो, र हो, तो वहाँ पे क्या होगा? यड़ संधि होगा। बात समझ आया ना? तो इत्यादि में देखिए कौन संधि है? यड़ संधि। तो यहाँ से देखिए इति धन आदि, क्या हो रहा है? इति धन आदि। तो इति धन आदि का मतलब हो गया इति धन आदि हो गया। ठीक है, तो इति धन आदि में आपका ये जो है कि बन जाएगा इत्यादि हो जाएगा। ठीक ना। तो अभी मैंने यही बताया कि जहाँ से विच्छेद हो रहा है, यदि वहाँ पर कोई अर्धवर्ण हो और उसके बाद य व र हो, तो समझिए कि वो कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अब जैसे मैं लिख दूं इस नियम को, जहां से विच्छेद हो रहा हो, विच्छेद हो रहा हो, जहां से विच्छेद हो रहा हो, यदि
वहाँ अर्ध वर्ण के बाद अर्धवर्ण के बाद य व र अल हो तो समझिए यदि य व र हो तो वह यड़ संधि होगा, यड़ संधि होगा। ठीक है। अब देखिए जैसे यद्यपि द अर्धवर्ण है य के पहले, ठीक। इसके पहले मैंने क्या बताया, एक ठो क्या बताया था, इत्यादि, इत्यादि। अब देखिए मध्वरी, अब देखिए स्वागत, अब देखिए लाकृति, अब देखिए तो ये हो गया आपका पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। देखिए पित्राज्ञा हो गया, है ना। तो ये र के पहले आधा त है, ऐसा समझिए ना। र के पहले आधा त है तो ये क्या बन गया, पित्राज्ञा। यहाँ पे ल लाकृति है ना, लाकृति है तो यहाँ पर जो कि ल के पहले आधा री है, ल के पहले क्या है, आधा री है, इसलिए क्या हो गया, ये यड़ संधि हो गया। तो ये सभी क्या हो गया, देखिए यद्यपि, हालांकि यद्यपि को ऐसे ही लिखा जाता है, जब भी लिखेंगे यद्यपि को ऐसे, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे होगा। तो देखिए य के पहले आधा द आ गया, य के पहले आधा त, व के पहले आधा ध, व के पहले आधा स, और ये आपका ल के पहले आधा री, और यहाँ पे र के पहले आधा त आ गया। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं कि वो कौन सी संधि है, यड़ संधि है। बात समझ में आया यहाँ से? ठीक। अब देखिए जैसे हमने अयादी संधि के बारे में तो बता ही दिया कि जहाँ पे बीच में य व र ल ये सब आ जाए। एक आध दो उदाहरण मैं दे देता हूँ चूँकि अब समय भी हो रहा है हमारा, है ना। जैसे नायक, गायक, पावक, धावक ना लिखा है, क्या कहें, मिटा दूँ इसको ना। अब देखिए जैसे लिख दे रहा हूं मैं, नायक, गायक, पावक, धावक, अयादी संधि में चलते हैं हम लोग। तो अब इसका जब संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा नए धन अक, क्या आएगा, नए धन अक। ये क्या आएगा, गो धन अक, ठीक। ये क्या होगा, पो धन अक। ये क्या होगा, धावक का, तो धव, अच्छा धव धन अक, ये पौ धन अक होगा ना, धव धन अक। यहाँ पे गाय, देखिए गायक में गय रहेगा, यहाँ पे ये गय ही रहेगा, ठीक है, गय धन अक हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अय की मात्रा है, यहाँ पर अय की मात्रा है, यहाँ पर औ की मात्रा है, यहाँ पर औ की मात्रा है कि नहीं, है ना। तो देखिए जब अय के बाद कोई भी स्वर आए, अ आया, अ आया, अ आया, अ आया, ठीक। तो नए धन अक बराबर क्या हो जाएगा, नायक। गय धन अक बराबर क्या हो जाएगा, गायक। पौ धन अक बराबर क्या हो जाएगा, पावक। धव धन अक बराबर क्या हो जाएगा, धावक। देखिए बीच में जहाँ य व आ जाए, बीच में जहाँ य व आ जाए। अब जैसे कि भुवन हो गया, क्या हो गया, अरे भवन, भवन हो गया, है ना। तो भवन में भी व आ रहा है बीच में, तो भूधन अन, भूधन अन, है ना। तो भूधन अन कर दीजिए, भूधन अन, नहीं भू नहीं रहता है भाई, यहाँ पर ओ रहेगा, भोधन अन रहेगा, है ना। तो भोधन अन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, भवन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओ है ना, और इसके बाद कोई भी स्वर आ गया, तो जहाँ बीच में य और व आ जाए, जहाँ भी बीच में क्या आ जाए, य और व आ जाए, तो समझिए वहाँ पर क्या है, अयादी संधि है, ठीक है ना।
अब इसे नयन हो गया या पवन हो गया या पवित्र हो गया, ये सब क्या है? अब इसे भवती हो गया, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो कि दीर्घ संधि में भी अयादी संधि में भी आता है, जैसे गवीश हो गया, क्या हो गया? गवीश हो गया, रवीश हो गया, है ना। तो गोधन ईश कर देंगे तो गवीश हो जाएगा। देखिए गवीश को यदि गो धन ईश करना है तो ये हो जाएगा गवीश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गवीश हो जाएगा, ठीक। तो अब कभी भी यदि गवीश ऐसे दे रहा है तो ये समझिए कि या तो ये दीर्घ के रूप में ही देगा ऑप्शन, या तो देगा तो अयादी के रूप में देगा। तो देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि बीच में वह है, ठीक है, तो आपका अयादी के रूप में हो जाएगा। अब इसके बहुत सारे उदाहरण होंगे। अब मतलब समझ आया कि जहाँ बीच में शब्दों के बीच में जहाँ य और व आ जाए तो समझिए वहाँ पर क्या है? अयादी संधि है ना। चाहे गायक हो, चाहे नायक हो, चाहे पवन हो, चाहे जो कुछ भी हो, है ना, ये सब कुछ जो किस में आ जाएंगे? अयादी संधि में आ जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, है ना, जैसे विधायक हो गया, विनायक हो गया, नायक हो गया, है ना। विधायक यह आया, विधायक हो गया, नायक हो गया। इसके अलावा जैसे कि गवीश हो गया, रवीश हो गया, है ना। तो गोधन ईश, रोधन ईश हो गया, है ना। और फिर उसके बाद जैसे पावक हो गया, धावक हो गया, भवती हो गया, भवन हो गया, श्रवण हो गया। श्रवण ये बहुत आसान है इसको पहचानना, है ना। लेकिन जब इसका विच्छेद दे देगा कि इनमें से कौन सा गायक का सही विच्छेद है, तो गय धन अक दे देगा, गोधन अक दे देगा, गा धन अक दे देगा, गे धन अक दे देगा, तब तो वहाँ गलती हो जाएगी। नहीं होगा? हो जाएगा ना। अधिकतर लोग लगा देंगे गा धनक, गायक, गा धनक। तो इससे समझिएगा कि नियम क्या है, कि नियम ए ऐ ओ औ है। नियम क्या है? ए ऐ ओ औ है। तो गा पर तो आ है, आ तो है ही नहीं इसमें, है ना। तो पहला गलत होगा, ये तो होगा नहीं करेगा, कतई नहीं होगा, ये एकदम बिल्कुल कतई नहीं होगा। अब जब भी होगा तो ऐ के साथ होगा, चाहे औ के साथ होगा। तो गय का अर्थ होता है ना, गय का अर्थ होता है, तो गय धन अक हो गया तो गायक हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोग अयादी और यड़ संधि को पहचान सकते हैं। यानी कि आप लोग संधियों को ऐसे पहचान सकते हैं, लेकिन जहाँ पे विच्छेद कर देगा कि विच्छेद के साथ संधि पूछ देगा या विच्छेद का आप लोग को संधि बनाने के लिए दे देगा, तो वहाँ पर ट्रिक नहीं काम कर पाएगा, फिर वहाँ पर नियम काम करेगा। अब इसके आगे की जो वीडियो बनेगी, हम ट्रिक के साथ पांचों का जो पढ़ाए हैं, इसको एक जो है कि एक ही जगह एक ट्रिक के साथ सब हम बता देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। कल तो एग्ज़ाम है बीएड का, ठीक है, कल एग्ज़ाम है बीएड का। कल वैसे भी क्लास हो सकेगा तो बंद ही रहेगा, नहीं तो देखते हैं, यदि कोई आना चाहेगा तो हम चले आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरीके का अन्य वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रिकॉर्ड हुआ कि नहीं?